और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया था। इस रैली में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मेगा रैली की। पार्टी की हल्ला बोल रैली के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे मंच पर नजर आए। इस रैली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। रैली में शामिल होने के लिए एमपी और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी रामलीला मैदान पहुंचे। हल्ला बोल रैली के जरिए कांग्रेस ने न सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, बल्कि पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने रामलीला मैदान के मंच से बीजेपी पर जोरदार हमला किया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल जी लगातार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का नारा उन्होंने दिया है, लेकिन देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। उनका केवल एक लक्ष्य है, राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी महंगाई के मुद्दे पर जोरदार हमला किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी महंगाई जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात करने लगती है। कैसे चिल्लाया करते थे बीजेपी के नेता, बीजेपी वाले, जब 5 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ जाता था, 2% महंगाई बढ़ जाती थी, ये कैसा चिल्लाते थे। आज इनको दिखता नहीं है, भटकता नौजवान दिखता नहीं है, किसान की आवाज ये सुनते नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है। ध्यान मोड़ने की राजनीति। आज के मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। क्या कांग्रेस को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक नेता का नाम बना दो जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एक नाम नहीं ले सकती। उधर कांग्रेस की इस रैली को लेकर बीजेपी हमलावर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा कि उनकी जो पार्टी बचाने की ये कोशिश है, जो लगातार कांग्रेस टूट रही है, कपिल सिब्बल जी से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, अब ये और टुकड़े टुकड़े इसके होने वाले। महंगाई, बेरोजगारी के लिए उनको बहस करना चाहिए, पार्लियामेंट में, विधानसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है, इसकी बात होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे, राजनीति में अब इतना तो करना वाजिब है। इस रैली के दौरान कमलनाथ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी का साथ देने का आह्वान भी किया है। हाल ही के दिनों में गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेताओं की बगावत के बाद कांग्रेस में एकजुटता पर उठ रहे सवालों का जवाब भी मेगा रैली के जरिए देने की कोशिश दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली। यूपी में मदरसों के सर्वे पर मचे सियासी बवाल की आंच अब मध्य प्रदेश में भी नजर आने लगी है। यहां भी बीजेपी नेताओं ने मदरसों में सर्वे की मांग को तेज किया है। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा के बाद अब जयभान सिंह पवैया ने भी उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो मदरसों में सर्वे का विरोध करते हैं। पवैया ने मदरसों में सर्वे की मांग भी की और कहा कि यहां किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के कवायद का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। मदरसों को लेकर सूबे के बीजेपी नेताओं के सुर तल्ख होते जा रहे हैं। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दे रखे हैं। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा और उसके बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। उधर यूपी में चली ये हवा मध्य प्रदेश में असर दिखा रही है। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने सरकार को सलाह दी है कि मदरसों का सर्वे मध्य प्रदेश में भी कराया जाए। पवैया ने कहा कि देश के भीतर जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर निगाह रखना हमारा काम है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मदरसों पर पैनी निगाह रखनी चाहिए और अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो देश किसी की दादागिरी से नहीं चल सकता। जब किसी भी स्कूल का इंस्पेक्शन हो सकता है तो मदरसे का क्यों नहीं हो सकता? और इसलिए मेरा मत ये है कि हम बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमारी सेना लड़ती है और हमारा शत्रु हमको दिखता है, लेकिन ये जो देश के भीतर जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर निगाह रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। और इसलिए मेरी राय ये है कि मध्य प्रदेश में भी और देश के सभी राज्यों में इस सर्वे होना चाहिए, पैनी निगाह रखी जानी चाहिए। और इसमें अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो ये देश हर किसी की दादागिरी से नहीं चल सकता। इससे पहले बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने भी मदरसों को लेकर बयान दिया था। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां हुई तो वे तोड़े जाएंगे। किसी भी शिक्षा के केंद्र में मदरसा हो या अन्य कोई हो, असामाजिक गतिविधियां या फिर वहां पर आतंकवादी गतिविधियां या देशद्रोही गतिविधियां अगर पाई जाएंगी तो वो मदरसा हिंदुस्तान के किसी भी भूभाग पर हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे तोड़ा भी जाना चाहिए और ध्वस्त भी कर देना चाहिए। ये हमारी सरकार की और हमारी सीधी मंशा है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बयान पर जवाब दिया है। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान चाहे स्कूल हो या मदरसे हो सरकार के नियमों के अनुसार सरकार के नियंत्रण में चलते हैं। मध्य प्रदेश के सभी मदरसे मदरसा बोर्ड के नियंत्रण में काम करते हैं जो कि पूरी तरह सरकार के अधीन है और सरकार को जो भी जानकारियां चाहिए पड़ती हैं वो सभी को देना बंधनकारी होता है। उसके बाद भाजपा के नेता केवल ये व्यर्थ की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं की मानसिकता का भी सर्वे होना चाहिए जो समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। दरअसल यूपी में मदरसों के सर्वे के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए यह कदम बेहद अहम है। मदरसों में अच्छी शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड लगातार काम कर रहा है। सर्वे का फायदा ये बताया जा रहा है कि इससे सरकार के पास मदरसों का पूरा डेटा होगा जिससे भविष्य की योजनाओं के लिए आसानी होगी। हालांकि इन तर्कों के बावजूद मदरसों के सर्वे को सियासी रंग देने की भरसक कोशिशें भी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से ही बड़ी खबर आपको बता दें, बयानबाजी पर बीजेपी संगठन में सख्ती की बात हुई है। पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी संगठन सख्त दिखाई दे रहा है। एक विशेष बैठक बुलाई गई जिसमें नेताओं को सोच समझकर बोलने की हिदायत सीधे तौर पर दे दी गई। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने नेताओं को व्यवहार सुधारने के लिए ताकीद कर दिया कि अपना व्यवहार सुधार लीजिए। सोच समझकर बोलने की हिदायत भी दी गई, यानी कि सोच समझ जो भी बोलिए सोचिए समझिए और उसके बाद फिर बोलिए, ऐसे ही मत बोल दीजिए। सीएम शिवराज ने भी सोच समझकर स्टेटमेंट देने की बात कही। विशेष बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी भी शामिल हुए थे। हाल ही में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की बयानबाजी से सरकार और संगठन को बहुत बड़ी फजीहत उठानी भी पड़ी और इसके बाद यह हिदायत भी सामने आ गई, लगे हाथ। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, हिदायत दे दी, सोचें समझें फिर बोलें और यह भी समझें कि कहां क्या बोलना है। यह हिदायत अभी हाल ही में जो कांड हुआ महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान, शायद उसके बाद ही आई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने नाराजगी जताई थी पुलिस अफसरों की पदस्थापना को लेकर, ये नाराजगी थी और मुख्य सचिव को सीधे उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बताया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। सिर्फ महेंद्र सिंह सिसोदिया नहीं बल्कि जो राज्य मंत्री हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव, उनकी तरफ से भी कलेक्टर को लेकर अपनी आपत्ति जताई गई है। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही के हावी होने का मुद्दा लगातार जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, लेकिन इससे जो पार्टी को डैमेज हो रहा है उसको लेकर अब जो है पार्टी सख्त लहजे में नजर आ रही है और यही
वजह था कि आज जब बैठक हुई तो शिव प्रकाश और मुरलीधर राव की तरफ से भी ये नसीहत जो है पार्टी पदाधिकारियों को दी गई कि जो भी बयान जारी करें उसको सोच समझ कर जारी करें, यानी कि पार्टी को कहीं भी डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी कि तोल मोल कर ही नेताओं को बोलने की सलाह दी गई है। देखिए, ये नाराजगी ऐसे समय में निकल कर आ रही है जब पार्टी समन्वय बनाने का काम कर रही है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। सबसे अहम बात कि 17 जिलों में जो 46 नगरीय निकायों के चुनाव होना है उसको लेकर भी पार्टी अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अफसर शाही को लेकर और एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी की जा रही है उसको अब पार्टी गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज जो अहम बैठक हुई, विशेष बैठक हुई, उसमें इस बात की नसीहत और सलाह जो है पदाधिकारियों को दी गई है कि वो तोल मोल कर ही बोले, तोल मोल कर बोलें और व्यवहार को भी अपने सुधार लें, यह भी कहा गया बैठक में। बहुत शुक्रिया अनुराग। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस में सीनियर नेताओं का असंतोष बढ़ता जा रहा है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से पार्टी में मची उठापटक के बाद अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ही मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और पार्टी के सीनियर नेता अजीज कुरैशी ने बगावत का बिगुल सा फूंक दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और दरबारियों और चाटुकारों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहा है। अजीज कुरैशी ने चेतावनी दी कि अगर दरबारियों को बाहर नहीं किया गया तो वो अनशन करेंगे पीसीसी दफ्तर के बाहर। उधर कांग्रेस की बगावत पर बीजेपी तंज कस रही। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद मचा सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं कि कांग्रेस के एक और सीनियर नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और पार्टी के सीनियर नेता अजीज कुरैशी ने अब विरोध का बिगुल फूंक दिया है। कुरैशी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अनशन की चेतावनी दी है। अजीज कुरैशी ने अपने पत्र में मध्य प्रदेश पर फोकस किया है। उन्होंने सूबे में कमलनाथ के नेतृत्व और दिग्विजय सिंह के काम की तारीफ तो की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि नेताओं के आसपास दरबारियों, चाटुकारों और 2 नंबर के कांग्रेसियों की फौज इकट्ठा हो गई है। कुरैशी ने मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनावों का जिक्र करते हुए कहा है कि विधायकों के कहने पर टिकट बांटे गए और उसका नतीजा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अजीज कुरैशी ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश के नेताओं ने दरबारियों, चाटुकारों और अवसरवादियों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो वो विद्रोह का बिगुल फूंक देंगे। उधर अजीज कुरैशी के बगावती तेवर पर कांग्रेस की दलील है कि पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ सभी नेता कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है और पार्टी सभी नेता कार्यकर्ताओं की बात पर ध्यान देती है, उस पर कार्रवाई करती है। कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती से काम कर रही है, 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की जीत तय है एवं 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे पार्टी संगठन को नुकसान हो। उधर अजीज कुरैशी की चिट्ठी पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में कई और लोग अभी पार्टी छोड़ेंगे। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस चाटुकारों की पार्टी है। अजीज कुरैशी सहित ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में होंगे और इसलिए मैंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 4 दिन बचे हैं उसमें उसके पहले ही 4 से ज्यादा लोग चले जाएंगे। देखिए, कांग्रेस जो है वो कोई पार्टी तो है नहीं है और जब पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, तो ऐसे जो दल होते हैं वो चाटुकारों के आधार पर ही चलते हैं और चाटुकारों के कारण कांग्रेस की ये हालत आज देश में हुई है। तो जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए, हालांकि वो करेंगे नहीं, पर कुल मिला के कांग्रेस का एक एजेंडा है, गांधी परिवार को स्थापित करके और उनके नाम पर राज करें, ये कांग्रेस का लक्ष्य है। अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश से आने वाले कांग्रेस सीनियर नेताओं में एक हैं। 3 फरवरी 1940 को भोपाल में अजीज कुरैशी का जन्म हुआ था और शिक्षा भी यही हासिल की।
कांग्रेस से अजीज कुरैशी का सियासी साथ दशकों का रहा है, लेकिन अब इस बुजुर्ग नेता ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाहिर है एक के बाद एक कांग्रेस के पुराने नेताओं की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। और एशिया कप के महामुकाबले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत की पारी पूरी हुई, पाकिस्तान को 182 रनों का लक्ष्य मिला। 181 रन भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं। धुआंधार बल्लेबाजी हमने देखी है, हालांकि विकेट भी इस बीच लगातार गिरते रहे, लेकिन 182 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया ने रखा है। धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए विकेट भी एक के बाद एक गिरते चले गए, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के सामने भारतीय टीम ने रख दिया है। 182 रनों का यह टारगेट है। 6 विकेट खोकर भारत ने 181 रन बनाए हैं और पाकिस्तान को जीत के लिए 182 रन का टारगेट दिया गया है। एशिया कप के महामुकाबले की बड़ी खबर, विराट कोहली ने शानदार पारी भी खेली। इसके पहले भी मैच में भी विराट कोहली ने अपना बल्ला चमकाया था और आज भी विराट कोहली अच्छी पारी खेले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का चिन्ह एक बार फिर से बाहर निकल आया है। कांग्रेस के नेता और अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आदिवासी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की थी। मरकाम ने यह भी कहा कि आदिवासी विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का शक करना ठीक नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। क्रॉस वोटिंग का ये जिन्न बाहर आ गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आदिवासी नेता ओमकार सिंह मरकाम के बयान से। मरकाम ने कहा है कि क्रॉस वोटिंग का शक आदिवासी विधायकों पर करना गलत है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया था और मध्य प्रदेश भी इससे छूता नहीं रहा था। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार थी और उनके समर्थन में मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। हालांकि अब चुनाव खत्म हुए काफी वक्त गुजर चुका है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति भी चुनी जा चुकी हैं, लेकिन चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा। मोहन मरकाम का कहना है कि ये सच है कि कांग्रेस के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन वो आदिवासी विधायक नहीं थे। 17 विधायक हैं, कौन है, कहां से, किसने क्रॉस वोटिंग किया, वो तो अब कोई जांच हो तो पता चले। इसके लिए हमारा तो महामहिम के जो चुनाव है, जिस तरह से राज्यसभा में चुनाव होता है, एक हमारे दल के तरफ से बैठे रहते हैं। कांग्रेस विधायक कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के हमारे लोग साथ हैं। और जिस तरह से देश की राजनीति में जिस तरह से आज आप हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार है, किस तरह से उनके पीछे लगे हुए हैं। उधर बीजेपी ये मानती है कि आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की की गई थी, बात भी सामने आई थी, लेकिन अब उनके जो अनुसूचित जाति विभाग के जो अध्यक्ष है ओमकार सिंह मरकाम, उनका ये साफ तौर से कहना है कि आदिवासी जो विधायक है कांग्रेस के, उनने वोट नहीं डाले। देखो, कांग्रेस के भीतर जंग चल रही है। अपनी इज्जत बचाकर दूसरे की इज्जत कैसे उछाली जा सकती है, मरकाम जी का बयान इसी को इंगित करता है। मुर्मू जी जब राष्ट्रपति चुनी जा रही थी तो 19 विधायकों ने वोट दिया है और हम ऐसा मानते हैं कि 19 अनुसूचित जनजाति के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। अगर मरकाम जी ये कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग के विधायकों ने वोट दिया तो भी स्वागत है, सवर्ण विधायकों ने दिया तो भी स्वागत है। हम तो स्वागत करेंगे कि अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के विधायकों ने सुनी और कांग्रेस से रिवोल्ट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग से झटका लगा था। तब ये माना जा रहा था कि आदिवासी विधायकों ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए क्रॉस वोटिंग की। हालांकि अब ओमकार सिंह मरकाम इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक कांग्रेस को ये पता नहीं चला है कि किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अनुराग श्रीवास्तव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर ग्वालियर में बिजली बिल को लेकर हंगामा हो गया। यहां पर एक शख्स ने मीटर रीडर की बेरहमी से पिटाई कर दी। मीटर रीडर पर दरअसल गलत रीडिंग का आरोप लगाया गया और उस पर घूंसे बरसाए गए। इस घटना को लेकर ठेका कर्मचारी संघ गुस्से में है।
बाल पकड़कर लगातार घूंसे बरसाता शख्स और तमाशबीन बन युवक को पिटता देखते लोग। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। बिजली के गलत बिल पर कई बार लोगों की नाराजगी अक्सर सामने आती है, लेकिन यहाँ तो बिजली बिल ने बेरहम बना दिया। मीटर रीडर पर गलत रीडिंग कर ज्यादा बिजली बिल देने का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई की गई। मीटर रीडर का नाम ब्रजमोहन धाकड़ है, जबकि पिटाई कर रहे शख्स का नाम अनुराग कुशवाहा बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आरोपी कैसे बेरहमी से मीटर रीडर पर घूंसे बरसा रहा है। मीटर रीडर में अगर कोई गलती थी तो अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा सकती थी, लेकिन इस शख्स ने अधिकारियों तक जाने की जरूरत ही नहीं समझी और मीटर रीडर पर अपना गुस्सा निकाला। मारपीट का ये वीडियो सत्यनारायण टेकरी इलाके का बताया जा रहा है। मीटर रीडर ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। मीटर रीडर धाकड़ के अनुसार जब वो रीडिंग लेकर वापस लौट रहा था, तभी उपभोक्ता अनुराग कुशवाहा सहित 3 लोगों ने उसे घेर लिया और लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान धाकड़ के साथ उसका एक साथी भी था, लेकिन वो हमलावरों से बचकर मौके से भाग निकला। मारपीट की वजह रीडिंग ज्यादा लेना बताई जा रही है। रीडिंग लेते समय सर एक उसका जीनियस का मीटर था, उसका एक आखिरी अक्षर कट रहा था। वो यानी 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको 9 कर दिया था। उसके 15 मिनट बाद मैंने बिल उधर लगा के आ रहा था, वापस आ रहा था गली में, तो ये बोल रहा था कंज्यूमर उसने आपने रीडिंग मेरी ली क्यों। वो वहाँ पे गाली गलौज देने लगा था। फिर मैं वहाँ से निकल आया, फिर मैं मेन रोड पे आ गया था। उधर पीछे से आके 2-3 लोग थे, वो लोग उनने आके मेरे को घेरने के बाद मेरी बस कुछ नहीं किया था। उनने बस आके देवाले भी दीवार में मारा था, मेरी मशीन भी फूट गई है और डिवाइस फूटने के बाद उसने मेरे बाल पकड़ के लात घूंसों से मारा था। उसका मेरे पास वीडियो भी है। इस घटना को लेकर ठेका कर्मचारी संघ में भी गुस्सा है। साथी की मारपीट से आहत मीटर रीडरों ने संभागीय मुख्यालय रोशनी घर पर धरना दिया। मध्य प्रदेश ठेका कर्मचारी संघ इटक के बैनर तले आयोजित धरने में शामिल प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि आरोपी उपभोक्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो भविष्य में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। शासन प्रशासन से मांगे हैं कि जो हमारे मीटर के साथ घटित घटना हुई है, उक्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, माननीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन से हम मांग करते हैं, हमारा संगठन मांग करता है कि हम विद्युत कर्मचारियों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो कि हम वर्षों से जो इसकी मांग कर रहे हैं और आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ग्वालियर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गृह जिला है। ऐसे में बार बार बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों पर हमले होना गंभीर बात है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और चलिए महामुकाबले की बात करते हैं। 182 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को भारत ने दिया है। 7 विकेट खोकर 181 रन भारत ने बनाए हैं और विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। तो विराट कोहली का बल्ला बोला आज और 60 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। रोहित शर्मा ने भी 28 रन बनाए। हालांकि वो जल्दी आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को अच्छी शुरुआत दी, ताबड़तोड़ शुरुआत दी। और शुरुआती ओवर्स में अगर देखा जाए तो पावर प्ले था का 5 ओवर में रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से ऊपर का रन रेट भारत का चल रहा था। हालांकि बाद में विकेट एक एक कर गिरते चले गए और 7 विकेट पर 181 रन का भारत ने टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा है और पाकिस्तान को अब जीत के लिए 182 रन बनाने होंगे। तो सुपर 4 का यह महामुकाबला है और 182 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को मिला है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की शुरुआत कैसे होती है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज जो हैं उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है इस महामुकाबले के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, आज जो टीम इंडिया की शुरुआत हुई, धुआंधार बल्लेबाजी शुरू हुई और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर टीम इंडिया आज खड़े करने वाली है। हालांकि हमारे बल्लेबाज जो हैं एक एक करके आउट जरूर होते चले गए, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो रन रेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश थी, टीम इंडिया की कोशिश थी कि एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया जाए पाकिस्तान के सामने, उसे चुनौती देने के लिए।
बिल्कुल पुनीत, देखिए आज के खेल से जो उम्मीद थी वो पिछले मैच के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर कही जा सकती है, लेकिन इस बार भी जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं वो इस बात की उम्मीद लगा के जरूर बैठे थे कि 200 के आसपास रन स्कोर पहुंचेगा। और शुरुआती तौर पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई और जिस तरीके से रन बटोरे गए, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रन स्कोर 200 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन रोहित शर्मा के बाद एक जिस तरीके से विकेट गिरते चले गए और आखिरी के 19वें ओवर में भी जिस तरीके से हुड्डा का विकेट गिरा, उसके बाद थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई। लेकिन आखिरी के दौर में भी जो आखिरी गेंद पर जो रन बटोरे गए, उससे जो भारतीय टीम है, टीम इंडिया है, उसने 181 रन का एक अच्छा स्कोर जो है खड़ा कर दिया और 182 रन का टारगेट जो है पाकिस्तान की टीम को अचीव करना होगा। तो अब बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों पर पूरा निर्भर करेगा कि वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम पर दबाव इस बात को लेकर अब जरूर होगा कि पिछले मुकाबले की तुलना में इस बार का जो रन स्कोर है वो ज्यादा है। भले ही बीच में टीम लड़खड़ाई जरूर हो, लेकिन जो अच्छा खासा रन स्कोर है वो खड़ा करने में टीम इंडिया को सफलता जरूर हासिल हुई है। जिस तरीके से विराट कोहली ने लगातार दूसरी बार जो विराट अर्धशतक जड़ा है, उसके बाद विराट कोहली के भी फॉर्म में वापस लौटने की अब अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी विराट कोहली की तरफ से भी की गई है। 60 रन उन्होंने इस मुकाबले में अभी जो उसमें उन्होंने 60 रन जो है बटोरे हैं और टीम इंडिया को एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया है। तो अब जो है पूरा का पूरा मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि अब पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो बॉलर के ऊपर होगा, गेंदबाजी पर सबसे ज्यादा दारोमदार होगा और उसके अलावा फील्डिंग भी चुस्त दुरुस्त रखनी होगी। तो अब चुनौती सिर्फ बॉलर के सामने कि वो पाकिस्तान की टीम को कितने रनों तक समेट पाती है। तो अब बेहद रोमांच जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 मुकाबलों का अगर हिसाब देखा जाए तो पाकिस्तान को अनुराग, पिछले 4 मुकाबलों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को करारी शिकस्त भारत से मिली है। एशिया कप का अगर हिसाब हम देखें, यह 5वीं दफा होगा और सबसे ज्यादा अब दारोमदार जो है वो अब हमारे गेंदबाजों के ऊपर है, वो कितना कमाल दिखा पाते हैं। बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया, हालांकि उम्मीद ये थी कि ये स्कोर जो है ये 200 के पार या 210 215 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये उतना नहीं रहा। अब गेंदबाजों के ऊपर पूरा दारोमदार है। बिल्कुल, देखिए पिछले मुकाबले में भी हमने देखा और हांगकांग के खिलाफ भी जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमारे बल्लेबाजी के क्रम से लेकर जो गेंदबाजी का क्रम था उस तक में ये साबित हो गया था कि न सिर्फ टीम इंडिया बल्लेबाजी में माहिर है, बल्कि गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाजों का कहीं पर भी मुकाबला नहीं है। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से मात पिछले मुकाबले में दी, उसके बाद हांगकांग की टीम को जिस तरीके से टीम इंडिया ने मात दी, उसके बाद अब जो दारोमदार भले ही गेंदबाजों के ऊपर हो, लेकिन जो क्रम लगातार है, क्योंकि बल्लेबाजी में भी हमारे आखिरी तक के जो बल्लेबाज हैं, 7 विकेट भारत ने जरूर खोए, लेकिन आखिरी दम तक जो है चौकों की बरसात जो है खेल मैदान पर देखने को मिली। तो साफ तौर पर जिस तरीके का मुकाबला, खासतौर पर जब पाकिस्तान की टीम के साथ टीम इंडिया का मुकाबला होता है, तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन बेहतर करने की चुनौती जरूर टीम इंडिया के सामने होती है। जिस तरीके से बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया है, उसी तरीके से अब गेंदबाजों की गेंदबाजी पर भी इसी बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए किस तरीके से भारत के लोगों की आशाएं इस मैच के साथ भी जुड़ी हुई हैं, इसी के तहत बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो बॉलिंग लाइनअप क्या कहता है, कितना, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के गेंदबाज जो हैं वो उतना उनका दम तो आज नहीं दिखा, जो कि पिछले मैच में जरूर हांगकांग के साथ जब मैच हुआ था उसमें जरूर उन्होंने खूब दम दिखाया था। आज दम दिखाने की कोशिश भी की जब विराट आए थे क्रीज पर, हमने देखा कि पहला ही बाउंसर मारा गया, लेकिन वो फिर बाद में 4 रनों में तब्दील हो गया। बल्ला विराट का घुमा भी नहीं और वो गेंद बाउंड्री के पार चली गई। तो ये आज हमारे गेंदबाज कितना करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जो धार दिखाने की कोशिश की वो कहीं और उल्टी दिशा में, कई सारी वाइड्स भी गई।
बिल्कुल, देखिए इस मुकाबले में सबसे जो खास रहा कि कई बार जो है वाइट बॉल भी देखने को मिली, यानी कि अतिरिक्त रन भी टीम इंडिया को मिले। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों की तरफ से भी आज अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली, क्योंकि एक के बाद एक कई विकेट उन्होंने लपकने का काम किया, क्योंकि उम्मीद इस बात को भी लेगी थी कि जो शुरुआती बल्लेबाजी का क्रम है टीम इंडिया का, उसी में सबसे ज्यादा रन बटोरे जा सकते हैं। जो पावर प्ले होता है उसी दौरान सबसे ज्यादा रन आ सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से रोहित शर्मा की बैटिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके से रन बरसना शुरू हुए, तो यही इसी तरीके की उम्मीद दूसरे बल्लेबाजों से भी लगाकर की गई थी। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से विकेट गिरते गए, और उसके बाद आखिरी दौर में एक तरफा तरीके से विराट कोहली ने जरूर एक तरफ से अपने बल्लेबाजी को संभाल कर रखा, और जो रन है, जो अधिकतम रन है, वो 60 रन तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो ये जो अर्धशतक है, दूसरा अर्धशतक जरूर विराट कोहली का था, लेकिन कुल 60 रन इस मैच में विराट कोहली ने टीम इंडिया को देने का काम किया है। तो अब जो क्रम गेंदबाजी का भी है, क्योंकि यदि हम पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान के कप्तान भी पिछली बार भी कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे। खराब परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम, एक तरीके से कहें तो टीम इंडिया के सामने जरूर खराब परफॉर्मेंस उनका देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर अब जब बल्लेबाजी पाकिस्तान की टीम की तरफ से की जाएगी, तो निश्चित तौर पर कितने रन जो है पाकिस्तान के बल्लेबाज बटोर पाते हैं, इसी पर अब सबकी नजरें होंगी। भारतीय बल्लेबाजी के अनुराग अगर आज बात करें तो दिखा पाते हैं, उसी पर अब टीम इंडिया की जीत पर निर्भर होगी। अनुराग, भारतीय बल्लेबाजी की अगर आज बात करें तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये तय करके आई थी कि हिट करना है, लंबे लंबे शॉट खेलने की कोशिश की गई, और हमने देखा कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो लंबे शॉट खेलने के चक्कर में ही उन्होंने अपना विकेट भी गंवा दिया। ये शायद दिमाग में था कि लंबे शॉट खेलो, विकेट जाए, लेकिन स्कोर बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, देखिए आज जब टीम इंडिया मैदान में होती है तो निश्चित तौर पर ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक ये टीम स्पिरिट और टीम की जो रणनीति थी वो ये जरूर दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पिछले मुकाबले की तुलना में इस बार क्योंकि टीम इंडिया पर दबाव कम था, क्योंकि पहला मैच जो था वो सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज वाला मैच उसको कहा गया था। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं अनुराग, मैं आपके पास आता हूं। गुरशरण सिंह जी, पूर्व रणजी खिलाड़ी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरशरण जी, कैसे देखते हैं टीम इंडिया की बैटिंग आज जो हुई, उसको कैसे हम समझेंगे? क्योंकि अब एक बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सम्मानजनक स्कोर है, 182 रनों का स्कोर पाकिस्तान के सामने रखा है। गुरुशरण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? गुरुशरण जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं अपना सवाल दोहराता हूं। टीम इंडिया की बल्लेबाजी को आज हम कैसे देखते हैं? क्या जो स्कोर खड़ा होना था, जो टारगेट लेके चली थी टीम, क्या उसको स्कोर कर लिया उन्होंने?